हेलो बच्चों। जैसा हम लोग पिछले चैप्टर में बात किए थे फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एक कंसेप्ट था। अब हम लोग बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जिस पर पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड होता है और उस चीज को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट से। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिना इसको समझे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं समझ सकते हो, क्योंकि यहां के बाद जो पूरा C++ है वो क्लास और ऑब्जेक्ट पर ही बेस्ड होगा सारा चीज। तो इसीलिए इस चैप्टर के जितने भी वीडियोस हैं वो आपको ध्यान से समझने हैं, देखने हैं, ताकि आगे के चैप्टर्स में जो इनसे रिलेटेड सारा जो कंसेप्ट है उसमें आपको कहीं कोई परेशानी ना आए। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, इसका जरूरत क्यों है, क्यों हम लोग क्लास का उपयोग करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो इन्हीं सब प्रश्नों के जवाब हम लोग इस चैप्टर में ढूंढेंगे। तो जैसा कि अभी तक तुम लोग 11th में पढ़े होंगे डेटा टाइप के बारे में। तो डेटा टाइप एक्चुअली होता क्या है, तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कॉमन टाइप ऑफ वैल्यूज का एक ग्रुप रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो एक डेटा टाइप हम कहते हैं INT, तो ये कहने से तुमको ये समझ में आ जाएगा कि भाई हम ऐसे वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं जो इंटीजर्स है, जिसमें डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट जिसमें नहीं है, तो वो इंटीजर INT डेटा टाइप हो गया। फ्लोट जैसे ही कहेंगे तो तुम्हारे मन में ये बात जरूर आएगा कि भाई इसमें रियल नंबर्स इंक्लूड हो रहे हैं, फ्रैक्शनल वैल्यूज भी आ रहे हैं। कैर डेटा टाइप का बात करेंगे तो आपके मन में ये जरूर आएगा कि इसमें जो भी इसका जो वेरिएबल होगा उसमें हम कैरेक्टर को स्टोर कर सकते होंगे। तो ये सभी जो हम नाम अभी तक लिए, इंट, फ्लोट, कैर, इसके अलावा और भी है डबल, ठीक है, लॉन्ग, तो ये सब क्या है, तो ये सब फंडामेंटल डेटा टाइप है, या इसको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप भी कह सकते हैं। फंडामेंटल या प्रिमिटिव कहने के पीछे कारण यह है कि ये सब बिल्ट इन डेटा टाइप है, मतलब ये पहले से आपको प्रोवाइडेड है, आप इसका मीनिंग चेंज नहीं कर सकते हो। मतलब आप INT को नहीं कर सकते हो कि ये रियल नंबर स्टोर करने लगे, या फ्लोट को, ठीक है, इंटीजर स्टोर कर सकते हैं लेकिन वो पॉइंट के बाद 0 दिखलाएगा। तो क्या हमारे मन में यह सवाल नहीं आ सकता है कि हम अपने जरूरत के हिसाब से डेटा टाइप बना सकें, कि हमको जैसा जरूरत होगा, जैसा रिक्वायरमेंट होगा, उसके हिसाब से हम लोग उसमें वैल्यूज रख सकें। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें कि जैसे मान लो किसी स्टूडेंट से संबंधित अगर हमको कुछ वैल्यूज को रखना है, जैसे उसका रोल नंबर है, मान लो उसका नाम है, कुछ सब्जेक्ट का मार्क्स है, मान लो, ठीक है, मान लो 3 सब्जेक्ट का मार्क्स है। तो अभी तक जब तक फंडामेंटल डेटा टाइप के बारे में हम लोग बात करें तो ये सब के लिए हम लोगों को अलग अलग वेरिएबल्स लेना पड़ेगा। जैसे रोल नंबर को जनरली हम लोग INT लेते हैं, नाम को कैरेक्टर एरे के रूप में ले लेंगे,
और मार्क्स जो हमारा 3 सब्जेक्ट का है उसको आप लोग फ्री हो, इंटीजर भी ले सकते हो, अगर अलाउड है कि भाई फ्रैक्शनल मार्क्स भी अलाउड है तो उसको फ्लोट में भी ले सकते हैं, तो इंटीजर भी ले लेंगे या फिर लॉन्ग में ले लेंगे। लेकिन इसमें एक डिमेरिट है। डिमेरिट ये है कि अगर मान लो एक से ज्यादा स्टूडेंट्स अगर रहेंगे तो ये सब डेटा आपस में रिलेटेड तो नहीं रहेगा। जैसे अगर मान लो उदाहरण के तौर पर अगर हम ये कहें कि भाई एक मेन फंक्शन बनाए, अब हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लें, int रोल नंबर के लिए रोल ले लिए सपोज करो, कैर नेम साइज दे दिया 20, int मान लो 3 सब्जेक्ट है हमारा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ये तो बाकी कोड अपना जो है जो काम करना हमको कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या है कि ये सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये सब में आपस में कोई रिलेशन है नहीं, है ना। जैसे मान लो अगर हमको एक से ज्यादा स्टूडेंट्स अगर है तो एक से ज्यादा सब हमको सबके लिए वेरिएबल लेना पड़ेगा, या फिर एक उपाय हम ये भी कर सकते हैं कि भाई एरे डिफाइन कर लें कि अगर मान लो 10 स्टूडेंट हैं तो या तो हम 10 रोल नंबर के लिए वेरिएबल ले लें, 10 नाम के लिए ले लें, 10 ये सब के लिए ले लें, और नहीं तो फिर सबका एरे डिफाइन कर दें कि इसका साइज भी 10 ले लें, इसका 2 डायमेंशनल एरे ले लेना पड़ेगा और इसमें भी 10-10 साइज दे दें। लेकिन फिर भी क्या होगा कि उनमें आपस में कोई रिलेशन होगा नहीं। हम किसी भी रोल नंबर को किसी भी नाम के साथ किसी भी मार्क्स के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो क्या होगा अगर हम चाहें कि नहीं एक स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और इन 3 सब्जेक्ट का मार्क्स एक यूनिट के रूप में काम करे, कि हम कोई एक ऐसा वेरिएबल बनाए जिसमें ये सारा कंपोनेंट आ जाए मेरा एक स्टूडेंट का, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो जरूर पॉसिबल है। इसका एक तरीका है जो तुम लोग 11th में पढ़े होंगे, वो है स्ट्रक्चर। इसका एक उपाय, एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम इसका स्ट्रक्चर बना लें। स्ट्रक्ट, सपोज स्ट्रक्चर का नाम दे दें स्टूडेंट, int रोल, कैर नेम और int फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये बना। तो ये एक डेटा टाइप बना। उस डेटा टाइप का नाम क्या है? स्टूडेंट। जिस तरह से हम लोग इंट, कैर ये सब डेटा टाइप ले रहे हैं ना, तो उसी तरह से ये स्टूडेंट हमारा डेटा टाइप हो गया। अब अगर हम लोग इसका वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे अगर मान लो इंटीजर में तुमको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है तो तुम क्या करते हो? डेटा टाइप लेते हो और साथ में कोई वेरिएबल का नाम ले लेते हो। जैसे हम यहां भी किए कि इंट रोल, मतलब ये रोल नंबर एक वेरिएबल है जिसमें हम लोग इंटीजर टाइप का वैल्यू रख सकते हैं। तो डेटा टाइप वेरिएबल नेम, डेटा टाइप वेरिएबल नेम, इस तरह से। तो जिस तरह से हम लोग फंडामेंटल डेटा टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, उसी तरह से यहां भी कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि ये स्टूडेंट जो है वो एक डेटा टाइप हमारा क्रिएट हो गया। इसका अगर हम कोई वेरिएबल बनाएं तो इस तरह से बनाएंगे कि स्टूडेंट, ये डेटा टाइप हो गया, और इसका नाम वेरिएबल का, जैसे मान लो पहला स्टूडेंट है तो S1 दे दें, मान लो दूसरा स्टूडेंट अगर हमको लेना है तो S2 ले लें। ये 2 वेरिएबल ले लेते हैं मान लो। तो अब क्या होगा कि ये जो 2 वेरिएबल बना, ये दोनों वेरिएबल में ये सारे कंपोनेंट्स रहेंगे। S1 अगर एक वेरिएबल बना तो इसमें रोल नंबर भी रहेगा, नाम भी रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ये भी रहेगा। उसी तरह S2 में भी ये रहेगा। तो अब इससे क्या होगा कि वो एक यूनिट के रूप में एक साथ रहा।
कि अगर हमको स्टूडेंट S1 का रोल नंबर एसेस करना है तो तुम लोग जैसा 11th में पढ़े होगे या उसका वीडियो तुम लोग देखना कि S1 के मदद से अगर हमको पहला स्टूडेंट का रोल नंबर अगर हमको एसेस करना है तो वो हम लोग इस तरह से करेंगे S1 डॉट रोल। स्टूडेंट S2 का अगर हमको रोल नंबर एसेस करना है तो S2 डॉट रोल, इस तरह से चला जाता है। तो इससे मेरा ये फायदा हुआ कि ये सब जो लॉजिकली आपस में रिलेटेड डेटा हैं इनको हम लोग एक यूनिट में रख सके, और वो यूनिट कहलाया मेरा स्ट्रक्चर। तो इसको हम लोग कहेंगे एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है भाई। दिस इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। तो अब जैसा इसके नाम से पता चल रहा है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का मतलब जो यूजर ने डिफाइन करा अपने जरूरत के हिसाब से वो है। तो अब इसमें सवाल उठता है कि भाई लॉजिकली रिलेटेड डेटा को तो हम लोग एक यूनिट में रख लिए, तो अब फिर वही सवाल, तो फिर क्लास का जरूरत क्यों है? तो क्लास भी एक तरह का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। हम लोग ये कह सकते हैं कि क्लास भी जो है वो एक डेटा टाइप है। तो किस तरह का डेटा टाइप है भाई? तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है वो भी। तो उसका रिक्वायरमेंट क्यों है, उसका जरूरत क्यों है? तो अब तुम यहां पर गौर करो कि ये सभी डेटा को तो हम रख दिए एक यूनिट में, लेकिन अगर हमको ऐसा जरूरत महसूस हो कि भाई इन पर डेटा पर जो काम करेगा फंक्शंस, उसको भी हम इसी यूनिट में अगर रख पाते तो वो स्ट्रक्चर में संभव नहीं है। तो पहला जरूरत ये हो गया कि इसके लिए हमको क्लास बनाना पड़ेगा। मतलब क्लास एक तरीका है, एक वे है जिसमें हम लोग इंटर रिलेटेड डेटा और उस पर जो काम कर रहा है फंक्शन, मतलब इट्स एसोसिएटेड फंक्शंस, इनको हम एक ग्रुप में रख सकते हैं। ठीक है, हम रिपीट कर रहे हैं फिर से एक बार कि क्लास जो है वो एक वे है, एक तरीका है जिसके मदद से हम लोग डेटा और उससे एसोसिएटेड जो फंक्शंस हैं उनको हम लोग एक ग्रुप में रख सकते हैं। इट इज अ वे टू बाइंड द डेटा एंड इट्स एसोसिएटेड फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट। तो पहला जरूरत ये हुआ। दूसरा, अभी तुम देखो कि इसके मेंबर्स को एसेस करना बहुत आसान हो गया। कैसे भाई? तो भाई इसका कोई भी वेरिएबल बना लिए और वेरिएबल के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके कोई भी मेंबर हम एसेस कर लेंगे। कहीं भी हम उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उसके स्कोप में कहीं भी हम उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे उसके स्कोप में, और डॉट ऑपरेटर के मदद से हम लोग उस मेंबर को एसेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है अभी तक में प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में जो इंपॉर्टेंस दिया जाता है वो वर्क को दिया जाता है, फंक्शन को दिया जाता है कि क्या काम हमको परफॉर्म करना है, उस पर ज्यादा फोकस रहता है, उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। डेटा का उतना इंपॉर्टेंस रहता नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ये प्रोविजन किया जाता है कि हम लोग डेटा को सिक्योर रख सकें। कोई भी फंक्शन जो है जिसको हम ना चाहें तो वो डेटा को एसेस न कर पाए, मॉडिफाई न कर पाए, ऐसा प्रोविजन हम लोग कर सकते हैं। तो डेटा को सिक्योर रखना ये दूसरा रीजन हुआ क्लास बनाने का। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम अब बात करें क्लास के बारे में तो दो बातें हम कहेंगे। पहला, तो क्लास एक तरीका है जिसमें
कि हम लोग डेटा और उससे एसोसिएटेड जो फंक्शंस है उनको हम लोग एक ग्रुप में रखते हैं, एक यूनिट के अंदर रखते हैं। दूसरा कि डेटा में बी केप्ट सिक्योर्ड बाय यूजिंग क्लास। डेटा को हम लोग सिक्योर कर सकते हैं क्लास के अंदर रख करके। तो अब सवाल उठता है कैसे करेंगे, आते हैं थोड़ी देर में हम लोग उस पर कि कैसे वो सिक्योर्ड रहेगा। तो क्लास को हम लोग इन दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, या बात कर लिए कि भाई इट इज अ वे टू बाइंड डेटा एंड इट्स एसोसिएटेड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या हम इसके मदद से रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑब्वियसली स्पष्ट है कि कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ स्टूडेंट को किए ना, तो उसी तरह से कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी है तो हम लोग उसके लिए क्लास बना सकते हैं। डेटा क्या रिप्रेजेंट करेगा उसमें, तो जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उसका विशेषता है। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है तो उसके साथ एसोसिएटेड चीज क्या क्या रह सकता है भाई, उसका नाम, उसका रोल नंबर, एड्रेस, फोन नंबर, मार्क्स कुछ सब्जेक्ट का, एवरेज मार्क्स, ग्रेड, डिवीजन, ये सारा चीज रह सकता है। अब तुम कहोगे कि सर उसके तो फिर फंक्शंस क्या क्या होगा। फंक्शंस भी हो सकता है कि हम लोगों को उसका ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए भाई हम लोगों को उसका एवरेज मार्क्स निकालना पड़ेगा, उस पर कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा कि भाई इतना से अगर ज़्यादा मार्क्स है तो फलाना ग्रेड है, इतना से अगर इतना के बीच में मार्क्स है तो ये ग्रेड है, इस तरह से। तो वो हम लोग फंक्शन के मदद से काम करेंगे, ठीक है। कुछ और भी हम लोग रियल वर्ल्ड एंटिटी के रूप में बात कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी व्हीकल है, जैसे मान लो कोई कार है, तो अब उससे एसोसिएटेड डेटा क्या क्या हो सकता है भाई, बहुत सारा चीज हो सकता है। उसका कलर, मॉडल, कंपनी कौन सा है, प्राइस कितना है, कितना गियर्स है ना, ये सारा चीज। और भी काफी चीजें हो सकती हैं, कितना सीटिंग कैपेसिटी है, ठीक है। फंक्शंस क्या क्या होंगे उससे एसोसिएटेड भाई, तो उसका माइलेज क्या है, कर सकते हैं। माइलेज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि भाई टोटल डिस्टेंस जो कवर किया, जितना फ्यूल का कंजम्पशन हुआ डिवाइड कर दे, आखिर प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। तो ये फंक्शन हो गया तुमको उसका माइलेज कैलकुलेट करने के लिए। और भी अलग अलग चीजें हो सकती हैं जो हम लोग उस पर काम करने के लिए बना सकते हैं फंक्शंस। तो ये हो गया, बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है इस पर, जिसमें हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को, रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्लास को हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज, ठीक है। क्लास को हम लोग रियल वर्ल्ड एंटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। तो ये सब तुम्हारा अलग अलग कारण है जो हम बता रहे हैं कि क्लास का जरूरत किस लिए होगा हमारे प्रोग्राम में, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि भाई क्लास तो समझ गए कि क्लास हमारा है कि जिसमें हम लोग डेटा और फंक्शन को एक साथ रख रहे हैं, जिसमें डेटा सिक्योर्ड रख रहे हैं, जिसको कि हम यूज कर रहे हैं रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सवाल उठता है ऑब्जेक्ट क्या है। तो जैसा हम तुमको अभी कह रहे थे स्ट्रक्चर के बारे में कि ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, तो उसी तरह से क्लास भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। मतलब क्लास को अगर हमको यूज करना है, उसको इंप्लीमेंट करना है, तो हम लोगों को उसका वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और क्लास के वेरिएबल को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज नोन एज एन ऑब्जेक्ट, या द वेरिएबल ऑफ अ क्लास इज नोन एज एन ऑब्जेक्ट, ये कहा जा सकता है। तो किसी भी क्लास के इंस्टेंस को, किसी भी इंस्टेंस को या वेरिएबल को हम लोग कहेंगे एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी क्लास को मेमोरी अलॉट होगा। केवल तुम प्रोग्राम में INT लिख दो तो कोई मेमोरी नहीं मिलेगा इसको, इसका कोई मतलब नहीं है जब तक हम लोग इसके साथ किसी वेरिएबल का नाम ना ले लें। जैसे ही हम INT के साथ A लिख देते हैं, INT A,
तो क्या होता है कि सिस्टम उसको जितना बाइट इंटीजर को होता है, सपोज करो 2 बाइट का उसको मेमोरी अलॉट होता है इंटीजर को, तो वो एक मेमोरी लोकेशन फाइंड कर देगा 2 बाइट का, और उस मेमोरी लोकेशन को वो एक्सेस करेगा इस नाम से। तो उसी तरह से जब हम क्लास बनाएंगे तो वो केवल एक ब्लूप्रिंट तैयार किया हमारे डेटा टाइप का, एक ब्लूप्रिंट केवल बना कि मेरा जो डेटा टाइप है वो कैसा होगा, उसमें क्या क्या रहेगा। तो जब उसको हमको यूज में लाना होगा, जब हमको उसको उपयोग में लाना होगा, तब हम लोग क्लास का वेरिएबल बनाएंगे, उसका इंस्टेंस बनाएंगे और उसको हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट है। और तब जाकर के हम लोग उसके मेंबर्स को यूज कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट का बात हो गया। तो अब सवाल उठता है कि क्लास डिक्लेयर कैसे होगा। डिक्लेरेशन ऑफ ए क्लास। किसी क्लास को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग कहेंगे कि उसके 4 कंपोनेंट्स या 4 पार्ट्स को हमको बतलाना पड़ेगा, उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो वो 4 चीजें क्या क्या है? तो सबसे पहले डेटा मेंबर्स, क्लास, डेटा मेंबर्स, मतलब हम लोगों को ये बतलाना होगा कि जो हम लोग क्लास बनाने जा रहे हैं उसमें डेटा टाइप या डेटा मेंबर्स कौन कौन सा होगा। हमको कोई रियल वर्ल्ड एंटिटी के लिए कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बात करना है। जैसे अगर हम स्टूडेंट लिए तो उनका डेटा मेंबर क्या क्या हो सकता है, तो जैसे रोल नंबर हो सकता है, नाम हो सकता है, जो एग्जांपल लिए थे पिछला उसी को हम यूज कर रहे हैं। रोल नंबर, नाम, 3 सब्जेक्ट का मार्क्स, ये डेटा मेंबर हो गया। इसके बाद ये डिक्लेयर करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं क्लास मेंबर फंक्शंस। आपको मेंबर फंक्शंस स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो कौन कौन सा मेंबर फंक्शन हम इसलिए कह रहे हैं कि वो फंक्शन जो क्लास का मेंबर है वो मेंबर फंक्शन कहलाएगा। तो क्लास का कौन कौन सा फंक्शन होगा जो उन डेटा मेंबर्स पर काम करने के लिए बनाया गया है, वो हमको बतलाना पड़ेगा कि ये सब क्लास के मेंबर फंक्शंस हैं, उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर करने का मतलब क्या रिटर्न टाइप उसका, फंक्शन का नाम क्या होगा, ठीक है, और उसका पैरामीटर लिस्ट क्या होगा, सिग्नेचर क्या होगा, मतलब कौन कौन से पैरामीटर्स का उसको जरूरत होगा, ये भी बतलाना होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं एसएस स्पेसिफायर में, या हम लोग उसको ये कह सकते हैं प्रोग्राम एसएस लेवल। अब ये वो चीज है जहां पर हम लोग सिक्योरिटी का बात कर रहे थे। तो अगर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब हम तुमको दिखलाएंगे कि क्लास में जो भी मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग 3 कैटेगरीज में रखते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। ये स्पेसिफाई करेगा कि कौन सा डेटा क्लास के बाहर या कोई नॉन मेंबर फंक्शंस हैं जो उस पर काम नहीं कर सकते हैं। वो कौन कौन से डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस होंगे जिनको क्लास के बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, या फिर वो कौन कौन से डेटा मेंबर और फंक्शंस हैं जिनको क्लास के बाहर भी यूज किया जा सकता है। तो वो इसके मदद से स्पेसिफाई होगा, प्रोग्राम एसएस लेवल की मदद से। और लास्ट क्लास टैग नेम। टैग नेम मतलब सिंपल टैग। जैसे अगर हम लोग कोई भी कपड़ा खरीदते हैं नया रेडीमेड, तो उसमें टैग लगा हुआ रहता है
कंपनी का नाम, प्राइस, ये सब। तो क्लास टैग नेम से मेरा मतलब है कि क्लास का नाम क्या है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल हम स्ट्रक्चर का ले रहे थे, तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिख रहे थे, तो वो स्टूडेंट क्या है, तो उसका टैग नेम है। तो उसी तरह से क्लास का भी रहेगा। तो जिस नाम से हम लोग क्लास बनाए होंगे वही उसका टैग नेम कहलाएगा। तो किसी भी क्लास को डिक्लेयर करने के लिए ये चारों चीज हम लोगों को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शन, एसएस लेवल और टैग नेम। अब है कि क्लास का डिक्लेरेशन या स्पेसिफिकेशन जो है वो हम लोग दो पार्ट में करते हैं। ठीक है, कि स्पेसिफिकेशन ऑफ अ क्लास कैन बी डन इन 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स में करते हैं। कैसे? तो क्लास डेफिनेशन, इसमें हम लोग इसके सारे कंपोनेंट्स को डिफाइन करते हैं कि कौन कौन सा डेटा मेंबर रहेगा, कौन कौन सा मेंबर फंक्शंस रहेगा और उनका एसएस लेवल क्या क्या होगा। और उसके बाद मेंबर फंक्शन डेफिनेशंस, कि उन फंक्शन को डिफाइन करना। अच्छा, एक चीज तुमको और यहां बता दें कि क्लास के मेंबर फंक्शन को हम लोग मेथड्स भी कहते हैं। मेथड डेफिनेशन, तो जो भी मेंबर फंक्शंस हमारे क्लास में हैं उनको हम लोग डिफाइन करेंगे कि उनका काम क्या है, वो क्या प्रोसेस करने जा रहा है और किस तरह से करेगा। तो मतलब उस फंक्शन का हमको कोड लिखना। सिंपल सा बात ये कि जो भी फंक्शन होंगे उस फंक्शन का कोड क्या होगा वो हम लोग को अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। तो कोई भी क्लास को जो है हम लोग इन 2 स्टेप में स्पेसिफाई करते हैं। क्लास डिफाइन, क्लास का डेफिनेशन होगा, मतलब उसमें हम लोग बताएंगे कि कौन कौन सा उसका कंपोनेंट है, कौन कौन सा डेटा मेंबर है, कौन कौन सा मेंबर फंक्शंस उसमें यूज होगा, और फिर जो मेंबर फंक्शंस हैं उनको हम लोग डिफाइन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं कि क्लास हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। द क्लास डेफिनेशन। तो अब सवाल उठता है कि क्लास डिफाइन कैसे होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, जनरल फॉर्म क्या होगा क्लास क्रिएट करने का। तो ध्यान से देखो कि जो जनरल फॉर्मेट होगा क्लास डिफाइन करने का, सबसे पहले तो ये कीवर्ड है देना ही पड़ेगा। क्लास ये बतलाएगा कि हम लोग जो क्रिएट करने जा रहे हैं वो एक क्लास क्रिएट करने जा रहे हैं। तो क्लास, उसके बाद क्लास नेम, क्लास का नाम देना होगा, एक ओपनिंग करली ब्रेस दोगे। ठीक है, फिर प्राइवेट, ये हो गया तुमको एक एसएस लेवल, प्रोग्राम एसएस लेवल जो अभी हम कह रहे थे वो है एसएस लेवल। तो प्राइवेट, यहां कॉलम रहेगा, वेरिएबल डिक्लेरेशन, मतलब इसमें कौन कौन से वेरिएबल रहेंगे प्राइवेट सेक्शंस में वो देना होगा, और फंक्शन डिक्लेरेशन, ये देना होगा। फिर आते हैं प्रोटेक्टेड, सेम चीज
वेरिएबल डिक्लेरेशन और फंक्शन डिक्लेरेशंस। और तब आते हैं पब्लिक। सेम चीज यहां भी, वेरिएबल डिक्लेरेशंस एंड फंक्शन डिक्लेरेशंस। फिर ये क्लोज करेंगे, क्लोजिंग करली ब्रेसेस ब्रेस, और यहां पर सेमीकोलन। तो ये सब चीजें तुमको ध्यान में रखनी है। ये कीवर्ड है, यूज करना ही पड़ेगा। ये तुमको कोई आइडेंटिफायर का नाम, कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर नेम वहां पे रहेगा। प्राइवेट यहां कॉलन देना पड़ेगा, कॉलन हियर ध्यान रखोगे, ये देना ही है। प्रोटेक्टेड, पब्लिक, वेरिएबल डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन। कुछ बात इसके बारे में, कोई जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस हम ऐसा ही रखें, इसको बदल भी सकते हैं। मतलब कोई भी पहले कोई भी बाद में हो सकता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो है क्लास का मेंबर प्राइवेट होता है। मतलब अगर हम कोई एसएस लेवल उसमें ना दे तो वो उसको प्राइवेट ही एज्यूम करेगा, लेकिन तब क्या होगा कि उसको सबसे पहले रखना होगा। जैसे हम यहाँ प्राइवेट क्लिक करके वेरिएबल और फंक्शन डिक्लेयर किए तब वो प्राइवेट समझ रहा है, ऐसा नहीं है। अगर हम ये हटा भी दें, बाद में प्रोटेक्टेड और पब्लिक है, अगर हम इसको हटा भी दें, प्राइवेट नहीं भी लिखें, तो भी वो उसको प्राइवेट ही मानेगा। बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट रहता है क्लास का मेंबर। लेकिन अगर तुम ये सीक्वेंस बदल रहे हो, इस क्रम को बदल रहे हो, किसी को पहले किसी को बाद में कर रहे हो, तब सबका नाम तुमको अलग अलग जगह पर देना पड़ेगा। पहला चीज ये। दूसरा कि अभी जो हम लोग बात करेंगे केवल प्राइवेट और पब्लिक के बारे में बात करेंगे, प्रोटेक्टेड के बारे में बात अभी नहीं होगा। प्रोटेक्टेड के बारे में हम लोग बात करेंगे जब इनहेरिटेंस चैप्टर में आएंगे, क्योंकि इसका उपयोग वही होगा, अभी यहां नहीं। अभी समझ लो कि प्रोटेक्टेड इसी के टाइप का है, प्राइवेट के ही जैसा, खाली थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर हम लोगों को इनहेरिटेंस चैप्टर में पता चलेगा। तो अभी बात करेंगे केवल प्राइवेट और पब्लिक के बारे में। तो अब जैसा नाम से पता चल रहा है, किसी प्रॉपर्टी के बारे में भी अगर हम बात करें कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है और पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो उससे भी तुमको एक अंदाज हो जाता है कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी है मतलब किसी के द्वारा ऑक्यूपाई किया हुआ है, हम उसको बिना उसके परमिशन से यूज नहीं कर सकते हैं, उपयोग में नहीं ला सकते हैं। जैसे किसी के घर का कोई सामान है दूसरे के यहाँ का, तो बिना उसके परमिशन के तुम नहीं उठा सकते हो, नहीं तो वो चोरी कर रहा है। जबकि कोई पब्लिक प्रॉपर्टी अगर है तो उसको कोई भी यूज कर सकता है बिना किसी के परमिशन के। कोई सार्वजनिक स्थान पर अगर मान लो चापाकल लगा हुआ है, कोई भी उसका पानी पी सकता है, लेकिन यही किसी के घर में लगा हुआ है तो आप बिना उसके परमिशन के नहीं पी सकते हो। तो वही चीज यहां भी प्राइवेट और पब्लिक से मेरा मतलब है, सिंपल वे में वही समझो कि प्राइवेट मेंबर जो हो गया वो केवल क्लास का मेंबर ही यूज कर सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन जो पब्लिक मेंबर होगा उसको नन मेंबर फंक्शन या नन मेंबर कोई भी अलग वेरिएबल वो उसको यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये बात हो गया तुम्हारा एसएस लेवल के बारे में, प्राइवेट और पब्लिक के बारे में। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि प्राइवेट जो है वो ऐसा मेंबर होगा जिसको केवल क्लास का ही मेंबर यूज कर सकता है, हम लोग उसको क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हैं। और पब्लिक जो है उसको कोई ऐसा भी फंक्शन जो क्लास का मेंबर नहीं है वो भी उसको यूज कर सकता है। लेकिन करेगा कैसे? फिर वही बात होगा कि हम लोगों को इसका वेरिएबल बनाना पड़ेगा, यानी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। और एक बात जो इंपॉर्टेंट है, हम बोल चुके हैं पहले कि बाय डिफॉल्ट क्लास का मेंबर प्राइवेट रहेगा। ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आता है,
है ना, कि बाय डिफॉल्ट मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, नन ऑफ दीज, कुछ ऐसा करके, तो प्राइवेट रहेगा। तो ये एक जनरल फॉर्मेट हो गया किसी क्लास को डिक्लेयर करने का। इस पर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, किस तरह से क्लास को डिक्लेयर करेंगे, कैसे उसको यूज करेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इसको तुम लोग ध्यान से पढ़ करके रखोगे, समझ करके रखोगे।